हेलो दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में नियमन पत्र का अर्थ और प्रस्तावना देखी थी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि नियमन पत्र का महत्व। तो आर्टिकल्स से कंपनी में आंतरिक प्रबंध के नियम निश्चित होते हैं। नियमन पत्र की व्यवस्थाएं कंपनी कानून और आवेदन पत्र की व्यवस्थाओं के विरुद्ध नहीं हो सकती। अतः आवेदन पत्र की व्यवस्थाएं नियमन पत्र के लिए बंधन करता है। सबसे पहले तो आवेदन पत्र मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जो आवेदन पत्र में दिए गए नीति नियम है, आवेदन पत्र में कंपनी का जो ध्येय है, कंपनी का जो कार्य क्षेत्र है वो बताया गया है। जो कंपनी का ध्येय और कार्य क्षेत्र है उसके विरुद्ध जाके आप कभी भी नियमन पत्र में कोई भी सुधार कर सकते नहीं हो। यानी कि नियमन पत्र जो है वो कंपनी के लिए क्या है, बंधन करता है। अगर आपको नियमन पत्र में कोई भी सुधारा करना है तो सबसे पहले आपको आवेदन पत्र की अंदर क्या ध्येय है, आवेदन पत्र का क्या कार्य क्षेत्र है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम नियमन पत्र के महत्व का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि दैनिक प्रबंध में उपयोगी। आवेदन पत्र में दर्शाए कार्य क्षेत्र की मर्यादा में रहकर योग्य प्रबंध और संचालन के लिए आवश्यक नीति नियम दर्शाए जाते हैं, जिसके आधार पर कंपनी का दैनिक प्रबंध होता है। सबसे पहले तो कंपनी को जो दैनिक प्रबंध है, कंपनी को रेगुलर बेस पे क्या कार्य करना है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, नियमन पत्र की। जैसे कि आपकी कंपनी है, ठीक है, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको रेगुलर ये माल सामान चाहिए या तो रेगुलर मजदूर इतनी चाहिए कि 50 मजदूर चाहिए, तो रेगुलर आपको ये काम हो जाएगा। ठीक है, पर उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दैनिक प्रबंध करना पड़ेगा। दैनिक प्रबंध आप किस तरह करोगे, तो सबसे पहले आवेदन पत्र जो है उसने कंपनी का कार्य क्षेत्र दर्शाया होगा कि कंपनी का ये कार्य क्षेत्र है, उसकी मर्यादा में सबसे पहले आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप योग्य प्रबंध और संचालन कर पाओगे। उसके बाद है, अभी सेकंड है कि सेक्रेटरी के लिए विशेष उपयोगी। जो कंपनी का सेक्रेटरी है, ठीक है, उसके लिए नियमन पत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। दैनिक कार्यों में, दैनिक जो कार्य है उसमें पृथक पृथक शब्दों का अर्थघटन, दैनिक कार्यों में जो भिन्न भिन्न शब्द दिए गए हैं उसका जब अर्थघटन करना है तो सेक्रेटरी को करना है। जिसके लिए नियमन पत्र में क्या उसका अर्थ दिया गया है वो सेक्रेटरी तय कर सकता है। शेयरों का वितरण कैसे करना है, शेयर किस्त कैसे मंगवाना, शेयर जब्ती, शेयर परिवर्तन कैसे करना आदि से संबंधित नियमन पत्र के स्पष्ट नियम सेक्रेटरी को कार्यालय व्यवस्था में और कंपनी संचालन में उपयोगी है। अभी शेयरों का वितरण, शेयरों का वितरण यानी कि क्या, जैसे कि आपकी कोई भी कंपनी है, यदि तो आपकी कंपनी ने शेयर पूंजी से प्रकाशित किए हैं, ठीक है, तो अभी आपकी कंपनी को कितनी पूंजी की आवश्यकता है। जैसे कि आपकी कंपनी है, उसको 10 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता है, तो ये 10 लाख रुपए की पूंजी के लिए आप शेयर कैसे, शेयर की क्या वितरण व्यवस्था रहेगी, शेयर की खरीदी और बिक्री के लिए आप कौन कौन सी व्यवस्थाओं का स्थापन करोगे, ये सभी चीज़ें नियमन पत्र में दर्शाई जाती है। और शेयर वितरण की व्यवस्था जो भी है वो कंपनी का कौन हैंडल करता है, कंपनी का सेक्रेटरी। इसीलिए सेक्रेटरी के लिए शेयर वितरण के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद है सेकंड कि शेयर किस्त मंगवाना। उसके बाद है शेयर किस्त मंगवाना। शेयर किस्त पे मंगवाना यानी कि क्या, जैसे कि आपकी कंपनी को 10 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता है। यदि आपकी कंपनी शेयर पूंजी से प्रकाशित करती है तो सबसे पहले आपकी कंपनी को कितने 10 लाख पूंजी की आवश्यकता है। अभी ये पूंजी के लिए शेयर की दार्शनिक कीमत क्या रहेगी, जैसे कि शेयर है, एक शेयर की कीमत है आपकी कंपनी के 100 रुपये की। जैसे कि टाटा कंपनी होती है, रिलायंस कंपनी होती है, उनके भी शेयर की अलग अलग प्राइस होती है। वैसे कि भी आपकी कंपनी है, उसके एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, अभी ये जो 100 रुपया है तो आपको कैसे मंगवाना है, जैसे कि कोई भी अगर अंशधारक है, अंशधारक यानी कि आपका शेयर होल्डर, तो आपको पहली बार में ही सारे पैसे मंगवाने हैं। जैसे कि 100 रुपये है तो वो, यदि कोई व्यक्ति आपकी कंपनी के 10 शेयर खरीदता है, एक शेयर की कीमत है 100 रुपये, तो टोटल उसको कितने पैसे देने हैं, 1000 रुपये आपको देने हैं।
और आपको ये पैसे कैसे मंगवाने हैं वो आपको डिसाइड करना है। यदि आप चाहो तो पूरे पैसे एक ही बार में मंगवा सकते हो, या तो जैसे ही आप ईएमआई पे कोई भी चीज़ खरीदते हो, आप स्कूटर खरीदते हो, आप वॉशिंग मशीन खरीदते हो, आप कोई भी चीज़ ईएमआई से परचेस करते हो 0 DP पे, कि आप 0 DP भर के फिर क्या करते हो, ईएमआई के हफ्ते भरते हो। वैसे ही शेयर के अंदर भी ऐसी चीज़ है कि कोई भी कंपनी यदि चाहे तो शेयर किस्त से बाहर यानी कि प्रकाशित कर सकती है। जैसे कि कंपनी ने प्रथम किस्त में 100 रुपीज़ मंगवाए, द्वितीय सेकंड में 500 रुपये मंगवाए, वैसे ही कंपनी शेयर किस्त से बाहर यानी कि प्रकाशित कर सकती। परंतु कंपनी को अगर शेयर किस्त से प्रकाशित करने हैं तो उसके लिए एक ही शर्त है, वो शर्त है कि कंपनी के जो नियमन पत्र है उसके अंदर इस बारे में जोगवाई होनी चाहिए। उसके बाद है शेयर जब्ती। कंपनी ने आपके लिए जैसे कि 1000 रुपये के शेयर थे, ठीक है, प्रथम किस्त मंगवाई आपने 100 रुपये दे दिए, 500 रुपये की किस्त मंगवाई आपने दे दिए। अभी आपको 1000 रुपये में से कितने आपने भरे हैं, 600 रुपीज़ भरे हैं। 400 रुपये जो है वो आपकी कंपनी के बाकी है। यदि आप ये 400 रुपये नहीं भरते हो, ठीक है, आपकी कंडीशन जब आपने शेयर परचेस किए तब आपकी कंडीशन थी कि आप 1000 रुपये किस्त से भर सकते हो, परंतु जब तक आपने 600 रुपीज़ भरे उसके बाद आपकी कंडीशन नहीं है। कंपनी आपको 2 से 3 बार भी वार्निंग के लिए चेतावनी पत्र जैसे कुछ पत्र है वो भेजेंगी, परंतु फिर भी आप वो वार्निंग को ध्यान में नहीं लेते हो तो ये जो 600 रुपीज़ थे आपने भर दिए, पर 400 रुपये भरने के लिए अभी आपके पास पैसे नहीं है। तो इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, आपने जितने भी पैसे भरे हैं 600 रुपीज़, वो पैसों के साथ आपके शेयर क्या हो जाते हैं, जब्त हो जाते। मतलब कि आपको टोटल 1000 रुपीज़ भरने थे पर आपके पास 400 रुपीज़ की अब आपकी कंडीशन नहीं है जो पहले थी, तो आप वो 400 रुपीज़ नहीं भरोगे, जिससे क्या होंगे, आपके शेयर जो है जब्त हो जाएंगे। जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, तो आपने लोन लेते समय जैसे कि कोई भी चीज़ रखी होती है कि आपने बाइक के पेपर या घर के पेपर लिखे होते हैं, ठीक है, तो फिर बैंक क्या करते हैं, जब आप यदि लोन नहीं भरते तो वो चीज़ क्या करती है, जब्त कर लेती है आपकी। वैसे ही शेयर में भी है शेयर परिवर्तन, यानी कि यदि आपके पास कोई कंपनी के शेयर है, आपके पास ABC कंपनी के शेयर है, आपने जब परचेस किए थे मतलब कि खरीदे थे तो उसकी प्राइस थी 1000 रुपीज़। अभी मार्केट की प्राइस क्या हुई, बढ़ गई, तो अभी आपने जो 1000 रुपये के शेयर खरीदे थे उसकी प्राइस हाल ही में 10,000 रुपीज़ हो गई है। तो आप क्या करोगे, आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप सोचोगे कि 1000 के खरीदे थे, 10,000 मिल रहे, 9,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे, तो आप क्या करोगे, वो शेयर बेच दोगे। किसको बेचोगे, किसी अन्य व्यक्ति को बेचोगे। उसको क्या बोलते हैं, शेयर का परिवर्तन, यानी कि आप शेयर की खरीदी और बिक्री जो करते हो उसको बोलते हैं शेयर का परिवर्तन। ये सभी चीज़ों के लिए अगर कंपनी के नियमन पत्र में जोगवाई दी गई है तभी सेक्रेटरी ये सभी चीज़ें कर सकता है। तो सेक्रेटरी के लिए विशेष रूप से ये सभी चीज़ें उपयोगी है। उसके बाद है 3rd नंबर का अंशधारकों के लिए उपयोगी। आवेदन पत्र के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए नियमन पत्र मदद रूप है। अंशधारकों के अधिकार जिम्मेदारी की स्पष्टता नियमन पत्र में होती है। नियमन पत्र यह आवेदन का पूरक दस्तावेज है। अंशधारक यानी कि शेयर होल्डर्स, जितने भी आपकी कंपनी के अंदर निवेश किया है वह व्यक्ति, यदि कोई भी अंशधारक है उसके क्या अधिकार है, ठीक है, उसकी क्या जिम्मेदारी, सीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी है या तो असीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी है, ये सभी चीज़ें किस में स्पष्ट होगी, नियमन पत्र में स्पष्ट होगी। इसीलिए अंशधारकों के लिए भी नियमन पत्र काफ़ी ही ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद है विविध संबंध निश्चित करने में उपयोगी। नियमन पत्र कंपनी तथा सदस्यों के बीच का संबंध निश्चित करता है। कंपनी और सदस्यों के लिए एक दूसरे के साथ के संबंध और सदस्यों का आंतरिक संबंध को नियंत्रित करता है। यदि कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसका और उसके सदस्य का क्या संबंध है। कोई बैंक है तो वो कंपनी के लिए क्या है, हितग्राही पक्षकार है। बैंक है या तो कोई संस्था है जिसने कंपनी में निवेश नहीं किया है परंतु फिर भी वे कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, तो तभी बैंक और कंपनी का क्या संबंध है ये निश्चित करने के लिए कंपनी और बैंक दोनों को क्या देखना पड़ता है, नियमन पत्र देखना पड़ता है। इसीलिए कंपनी और अन्य कोई भी सदस्य है जो कंपनी से जुड़ा हुआ है उसके लिए भी नियमन पत्र बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कंपनी का स्वरूप निश्चित करने में उपयोगी।
नियमन पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर कंपनी सार्वजनिक कंपनी है या निजी कंपनी है वह निश्चित कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी यानी कि क्या? सार्वजनिक कंपनी यानी कि जिसके ऊपर सरकार के द्वारा नियंत्रण हो। निजी कंपनी यानी कि कोई खानगी व्यक्ति जिसका संचालन करता हो। नियमन पत्र के अंदर क्या दर्शाया गया है और यदि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी निजी कंपनी है या सार्वजनिक कंपनी है, वे सभी चीजें किसके अंदर दर्शाई जाएगी? नियमन पत्र के अंदर। तो ये 5 था जो नियमन पत्र का महत्व है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। सबसे पहले था दैनिक प्रबंध में उपयोगी, सेक्रेटरी के लिए विशेष उपयोगी, अंशधारकों के लिए उपयोगी, विविध संबंध निश्चित करने में उपयोगी और कंपनी का स्वरूप निश्चित करने में उपयोगी। थैंक यू।